औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख का इंडेक्स अबूर कर लिया। इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके क्या मानी है? एक आम फहम पाकिस्तानी जानना चाहता है कि रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई जो पिछले 4 सालों से चल रही थी उसमें थोड़ी सी स्पीड तो कम हुई है, लेकिन इंडेक्स 1 लाख से ज़्यादा हो गया। इसकी क्या वजह है? और दूसरी तरफ क्या पाकिस्तानियों पर इस इंडेक्स के कारकर्दगी में कोई उनको बेनिफिट मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो वो क्या है? और इसी इंडेक्स की जो बढ़ती हुई इंडेक्स की वैल्यू है, इसके इम्पैक्ट क्या हम पाकिस्तानियों पे आएंगे? और ये कामयाबी सिर्फ वो 100 कंपनियों की है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में टॉप लिस्टेड हैं और जिनकी वैल्यू की बेस पे इंडेक्स बनाया जाता है। मैं कोई टेक्निकली स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर नहीं रहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आम फहम पाकिस्तानियों को, लोगों को पता होनी चाहिए। अब आज की पहले सेशन की गुफ्तगू यही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो क्या है, उसके हमें क्या फ़ायदे हैं और वो कैसे ऑपरेट करती है और उसका बेनिफिशरी कौन कौन होता है। उसके ऊपर नाजरीन, स्टॉक एक्सचेंज, पहले हमारी स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। फिर एक वक्त ये आया कि पाकिस्तान की जो तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस थी उसमें तीनों जगह पे आईपीओज होते थे, लेकिन इसकी जो क्वांटम था, जो टोटल तीनों का, वो बहुत थोड़ा था इंटरनेशनल अगर स्टॉक एक्सचेंज से मुवाजना किया जाए। इस मुवाजने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया, बजाय कि 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हों पाकिस्तान में एक स्टॉक एक्सचेंज कर दी जाए ताकि उसका हुजम वॉल्यूम बढ़ जाए। नाज़रीन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस है, उसमें सबसे छोटी स्टॉक एक्सचेंजेस में आती है। अब हमारी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा कैसे हो गई, लेकिन है सबसे छोटी स्टॉक एक्सचेंज? ये एक क्वेश्चन है जो जहन में आता है कि हम तरक्की कैसे कर रहे हैं। इतनी बड़ी खबर होती है परफॉर्मेंस की, हमारी परफॉर्मेंस हो गई। अभी एक मैं आम फहम बात बताता हूं कि जो 100 कंपनियां हैं वो लिस्टेड कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में टॉप पे हैं, उनकी वैल्यूएशन की बेस पे इंडेक्स क्रिएट किया गया। अब वो स्टॉक की जो 100 कंपनीज हैं, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, उसका फार्मूला होता है। अगर 100 कंपनियों को मैनेज करने के लिए 100 ब्रोकर और 100 इन्वेस्टर आ जाएं तो वो वैल्यू बढ़ती रहेगी। वो कैसे नाजरीन? अगर आपको याद हो, पुरानी बात है कि बैंक ऑफ पंजाब ने बैंक ऑफ पंजाब के शेयर की वैल्यू क्या थी, आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर उस शेयर की वैल्यू बढ़ते 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 10 रुपये वाला शेयर मेरा ख्याल है 100 रुपये से भी ऊपर हो गया, अगर उसके ऊपर कोई प्रोग्राम करूँगा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तो एक दोस्त ने, एक इन्वेस्टर ने उस बैंक की शेयर की प्राइस बढ़ाता रहा। एक इन्वेस्टर एक बैंक के शेयर की प्राइस बढ़ाता रहा स्टॉक एक्सचेंज में। वो जब बढ़ते बढ़ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गई तो उसने शेयर्स मार्केट में बेच दिए, तो वो एग्जिट कर गया। उससे उसको बेनिफिट हुआ, पब्लिक को लॉस हुआ। इसी तरह आज जो 100
कंपनीज हैं उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, क्या कुछ हो सकता है क्या? एक तो है नाजरीन कि एक कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई भी एबीसी कंपनी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, एबीसी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और एग्जीक्यूशन हो रही है उसकी, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और एक अच्छा डिविडेंड देगी। अब जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? वो कहता है कि जी ये कंपनी है, इसके मार्केट कैप ये हो गया, मार्केट शेयर इसने अपना इतना परसेंट है और ये ग्रैब कर रहा है और ये ग्रो कर रही है, इसका मतलब है कल को हमें दो बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट जो होगा वो शेयर प्राइस का होगा कि शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, और एक बेनिफिट डिविडेंड का होगा कि हमें कल को इस शेयर पे डिविडेंड अच्छा मिलेगा। ये दो बातें। अब इसमें नाज़रीन सिचुएशन क्या है इन दो बातों में कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है और इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस शो करता है, तो उसने पहले देखना है कि ये जो मैं शेयर परचेज कर रहा हूं आज अगर 11 रुपए का है, कल को ये 15 रुपए का मार्केट में हो गया तो मुझे 4 रुपए का बेनिफिट है जो 40% है। अब दूसरा बेनिफिट उसको ये है कि कल को साल बाद अगर मैं इस शेयर को अपने पास रिटेन करता हूं तो एडिशनल जो उसको डिविडेंड बिना, अगर 10% डिविडेंड आया तो 1 रुपया उसको बचा तो 1 रुपया इजाफी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए वाला शेयर जो उसने 11 रुपए में खरीदा था, अगर उसकी मार्केट प्राइस 15 रुपए हो जाती है और 10% डिविडेंड डिक्लेयर होता है ऑर्डिनरी शेयर वैल्यू पे, तो 1 रुपया, वो तो उसको बेसिकली 5 रुपए का बेनिफिट है, वो 50% कमा गया तकरीबन ऑफ पार वैल्यू। अब बात ये है नाजरीन, ये दो किस्म के बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलते हैं। ये है लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट कि एक दोस्त ने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की और उसने इंतजार किया और उसके बाद चला। अब लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती कि हर पॉलिसी में कोई ना कोई डिफेक्ट है। अगर हम ऑनेस्ट पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारे ऑपरेटर जो ब्रोकर हैं ऑनेस्ट हैं, तो वो ये क्या करेंगे कि जो मार्केट शेयर है उसकी डिमांड एंड सप्लाई आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं खुद ही अपने शेयर की प्राइस बढ़ाना शुरू कर दूं तो ये आर्टिफिशियल जो प्राइस बढ़ी है वो एक ना एक दिन वापस आ जाएगी। मसलन आज शेयर 10 रुपए का है और मैं खुद ही अपने 4-5 दोस्तों के थ्रू उस 10 रुपए के शेयर की वैल्यू बढ़ाते हुए पहले 11 करता हूं, फिर 12 करता हूं, फिर 20 तक ले जाता हूं, फिर 25 तक ले जाता हूं, तो मैं खुद ही प्राइस अपने 4-5 दोस्तों के थ्रू आर्टिफिशियल डिमांड के थ्रू बढ़ा रहा हूं। इस प्राइस के बढ़ने में पब्लिक देख रही होगी कि ये प्राइस, मार्केट प्राइस, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि हम भी उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाए। जो अकल और शऊर रखने वाला इन्वेस्टर है वो देखेगा कि इस प्राइस के बढ़ने के पीछे कौन से अवामिल हैं, कौन से लोग हैं जो इस प्राइस को बढ़ा रहे हैं, क्या उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, तो या तो उस ऑब्जेक्टिव में उनके पार्ट एंड पार्सल बन जाएंगे या उससे साइड पे हो जाएंगे। पार्ट एंड पार्सल बनने का मतलब ये है कि हमें पता लग गया कि फलानी कंपनी के पीछे कोई एक बड़ा टाइकून है, कोई रियल एस्टेट का टाइकून है, कोई बड़ा ब्रोकर है, कोई बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा बैंकर है, तो हमें समझ आ जाएगी कि ये शेयर की प्राइस बढ़नी है। आज अगर ये 20 रुपए का शेयर तक बढ़ गया है तो अगर इसके पीछे कोई अच्छा टाइकून है, इन्वेस्टर है, तो ये 50 तक जाएगी, तो हम वो 20-22 में कोशिश करेंगे कि शेयर खरीदते जाएं। जो शेयर खरीदता जाएगा वो टाइकून का, उस आदमी का, उस इन्वेस्टर का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा, तो उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा जो अल्टीमेटली वो बड़ा इन्वेस्टर ले रहा होगा। एंड ऑफ द डे नाजरीन क्या होगा कि जब बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट लेगा तो जो छोटे इन्वेस्टर होंगे उनको, अगर उन्होंने 20 रुपए में शेयर खरीदा और उन्होंने 50 रुपए में बेच दिया एग्जिट करते हुए, तो उनको तो 30 रुपए मिल गए। लेकिन जब एग्जिट फाइनल हो जाएगा और प्राइस गिरती जाएगी, तो जिन लोगों ने 50 रुपए में खरीदा होगा उसके बाद चूंकि आर्टिफिशियल डिमांड खत्म हो जाएगी, तो वो प्राइस 50 की बजाय कम होते होते 20, 22, 23
ये किसी भी प्राइस पे तय होती है, तो जो डिफरेंस होगा 50 रुपए का और वो जिस पे मार्केट वापस आ जाएगी, उन दोनों के डिफरेंस को ये जो है ये स्मॉल इन्वेस्टर का लॉस होगा। नाजरीन आप देखिए 24 करोड़ लोग हम पाकिस्तानी हैं, उसमें से कितने लाख हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुंसलिक हैं, और वो जो मुंसलिक हैं वो नॉर्मली 99% जो जनरल पब्लिक है उनसे अगर पूछा जाए कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में कितना कमाया, तो जो 99% वो जो टाइकून के साथ, जो इन्वेस्टर के साथ बेनिफिशियरी नहीं थे, वो यही कहेंगे कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में लॉस किया। और 1% वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा कमाया है, क्योंकि वो बेनिफिशियरी, पार्ट ऑफ बेनिफिशियरी, वो जो इन्वेस्टर होता है उसके साथ पार्ट एंड पार्सल होते हैं, उसके पार्टनर होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वर्बल हो या हिडन हो, एक पार्टनरशिप चल रही होती है। आज जो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये बहुत खुश आइन बात है कि 100 कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। क्वेश्चन, सवाल ये है कि ये जो 100 कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्या ये हकीकी परफॉर्मेंस है या सिर्फ ये वक्ती परफॉर्मेंस है? देखें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस कब मिलेगा? जब उसको पता होगा कि पाकिस्तान की मार्केट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें उसकी पार्टिसिपेशन सिक्योर्ड है, उसकी जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस सेक्टर में करनी है, उसको बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट से मुराद ये है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ जाएगी जो कमर्शियल रिस्क को बढ़ा दे या इनहेरेंट रिस्क को बढ़ा दे, या कोई ऐसा रिस्क सामने आ जाए जिससे पॉलिसी चेंज हो और उसका बिजनेस एक्सपोज हो जाए टुवर्ड्स मोर रिस्क। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर ये देख रहा है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये खुश आइन बात है। तो अभी तो पाकिस्तान में SIFC की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। अगले 2 माह में, 3 माह में आप देखिएगा, और हम फिर दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे कि क्या कोई SIFC में फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई, क्या कोई इन्वेस्टमेंट आई, जो पॉलिसीज़ हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अलावा हैं उसमें क्या बेहतरी आई, ये हम देखेंगे। हम देखेंगे कि इस पाकिस्तान को किस किस ने फ़ायदा उठाया, किस किस ने फ़ायदा पहुंचाया, किस किस ने इससे फ़ायदा उठाया। अब नाज़रीन, दूसरा पॉइंट इस स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक मैंने छोटी छोटी मिसालें दी एज ए लेमैन, थोड़ी सी एक और मिसाल दे देता हूँ कि मैंने एक कंपनी के शेयर को 10 रुपए में ख़रीदा। अब उस कंपनी के शेयर की प्राइस अपने 5 दोस्तों के थ्रू बढ़ाता बढ़ाता 15 रुपए पे एक ही रात में, 10 रुपये 50 पैसे, 51 पैसे, 10 रुपये 53 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे, बढ़ाता बढ़ाता उसको 11-12 रुपए पे ले गया। और एंड ऑफ द डे जब स्टॉक एक्सचेंज बंद होने वाली थी, वो जो मैंने 10 रुपये में ख़रीदा हुआ था, चूँकि मैं खुद ही बढ़ा रहा था, उसको मैंने 11 रुपये में बेच दिया। अगर मैंने 1 लाख शेयर ख़रीदे थे तो उस रात 1 लाख शेयर, 1 रुपये शेयर या 1 रुपये शेयर के ऊपर मैंने 1 लाख रुपए एक ही रात में बना लिया। लेकिन वो जो उसके साथ मार्केट ब्रोकर हैं, जो जनरल पब्लिक उस शेयर में एंगेज थी, वो उसके साथ लिंक पार्ट एंड पार्सल रहे। कल को जो होगा वो डिमांड सप्लाई में वो कल को देखें। सो इसका मतलब ये कि इंडिविजुअल प्लेयर इसमें पार्ट एंड पार्सल में अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आता है तो वो भी अपना बेनिफिट उठा सकता है। अगर ग्रुप ऑफ शेयर आ जाए तो वो भी बेनिफिट उठा सकता है। अब क्वेश्चन ये था कल नाज़रीन मेरे से कि ये स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस और ये क्या रहा है, इसके ऊपर मैं ब्रेक के बाद बैंक किस तरीके से बैंकों ने अपनी पॉलिसीज बदली उस पर बात करूँ। हमारे लिए अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के करने के काम हैं वो ये देखें कि इस स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स बढ़ने के जो बेनिफिट हैं तो वो तो लाजवाल हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल डिमांड है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि आर्टिफिशियल डिमांड के जो नुकसानात हैं आवाम को, इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो बाद में ख़राब होता है उसके जो नुकसानात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। मसलन आज खुदा न खास्ता अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ये 100 कंपनी की वैल्यू में से इन्वेस्टर जो लोकल है
जिनकी सपोर्ट बैंक कर रहे हैं, अगर वो अपना पैसा बाहर निकालते हैं तो क्या ये इंडेक्स मेंटेन रहेगा इस वैल्यू पे? अगर ये मेंटेन नहीं रहता, नीचे की तरफ आता है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए SECP को ऐसी रेगुलेशंस लानी चाहिए कि जो आर्टिफिशियल डिमांड है, जो क्रिएट की जा रही है या क्रिएट की जाती है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, क्योंकि ये एक फ्रॉड है। गैम्बलिंग तो एक फ्रॉड है ही है, लेकिन जब चार दोस्त मार्केट में खड़े होके एक ही कंपनी के डिफरेंट कलर की टोपियां पहन के जब किसी चीज का रेट बढ़ा दें तो ये फ्रॉड है। आज अदरक की मार्केट में मिसाल देता हूं कि अगर वो $1 का केजी है, अगर चार एक ही कंपनी जिसका अदरक है जो मार्केट में आया, मंडी में आया, वो चार बंदे खड़े करता है, अपने ही आड़ती खड़े करके उसके ऊपर बोली लगाता है और $1 का अदरक $1.5 बोली तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि बोली लगाने वाले भी वही हैं जिनका स्टॉक है, बायर भी वही हैं, आड़तियों की एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुई है आड़तियों की, किन के साथ? जिनका अदरक है। अदरक जिस कंपनी ने इंपोर्ट किया पाकिस्तान में, उसी के आड़तियों की स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं, उन्हीं के अपने बंदे खड़े हैं बोली लगाने के लिए, तो जो डॉलर का अदरक है ऑटोमेटिकली $1.5 का हो गया और आवाम को महंगा मिला। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में आर्टिफिशियल डिमांड में अगर कुछ इन्वेस्टर्स इस तरीके से बोली लगा रहे हैं वैल्यू की कि वैल्यू बढ़ती जाए, एंड ऑफ द डे जिन्होंने कम कास्ट पे शेयर खरीदे हुए हैं उनको कैपिटल गेन मिल गया वैल्यू पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन चंद दोस्तों को तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन अवाम जिनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें चंद लाख लोग हैं, अवाम तो नहीं, 24 करोड़ लोग तो नहीं स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस करते, लेकिन चंद लाख लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की स्टॉक एक्सचेंज में, उनको नुकसान मिल गया। ये एक फ्रॉड है। आम फहम मुफ्ती से अगर पूछा जाए कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आज मैंने प्राइस 10 रुपए की ली है, मुझे नहीं पता कल को ये 15 की होगी या 5 की होगी, तो एक सेट ये कहता है कि ये एक जुए की मानिंद है, कोई पता नहीं ये ऊपर चला जाए, कोई पता नहीं नीचे चला जाए। मैं ये कहता हूँ कि जुआ नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर इसको मैनेज कर रहा है, इसको ऊपर ले जाने के लिए, वो बेसिकली सिस्टमाइज्ड तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को, ऑनेस्टी को वायलेट करते हुए एक लिजिटिमेट डाका मार रहा होता है उन लोगों पे जो आम फहम लोगों ने छोटे छोटे 100 200 शेयर खरीदे होते। ये है स्टॉक एक्सचेंज। पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज, चूंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ले लें या दूसरी जापान की, जर्मनी की, ये बड़ी हुजम की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इसमें 2 4 5 10 20 50 इन्वेस्टर उतना इम्पैक्ट नहीं कर सकते जितना पाकिस्तान में कर सकते हैं। अब हुआ क्या हुआ होगा कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, नो डाउट शहबाज शरीफ साहब, औरंगजेब साहब और बाकी जो इनके एहसन इकबाल साहब, वो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी को डगर पे ले आएं और शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठा लें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हुकूमत करने का वो ड्यूरेशन जो है, एक हुकूमत का वो 5 साल है, जो 3.5 साल तक नॉर्मली रहता है, उसके बाद कोई इधर उधर कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो वो जो 3.5 साल का पीरियड है, इसके अंदर अंदर परफॉर्मेंस लानी होती है, बाकी 1.5 साल बोनस है, और परफॉर्मेंस लाने के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को मैनेज किया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को मैनेज ना किया जाए तो हम आवाम को ये नहीं बता सकते कि हमने क्या बेनिफिट उठाया, क्या बेनिफिट आपको दिया। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी है पॉलिटिकल बेनिफिट। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी में वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ले रहे हैं जो उनको अगली हुकूमत, चाहे उनको मिले या ना मिले, लेकिन उनके पास बताने के लिए होगा कि हमारी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज क्रिएट की कि स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 1 लाख से ऊपर चला गया, जो कि हिस्ट्री है। नाजरीन, ये है स्टॉक एक्सचेंज की हकीकत। अब इसमें आम आदमी को क्या करना चाहिए, आम आदमी के पास क्या हल है कि वो इस सिस्टम में से बेनिफिट उठा सके।
स्टॉक एक्सचेंज ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आम आदमी के लिए बेनिफिट नहीं है। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज के पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं कि वैल्यू बढ़ रही है। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत, प्रोग्राम सनअत व मईशत। स्टॉक एक्सचेंज पे बात चल रही थी। आम फहम अल्फाज में मैंने कोशिश की कि आप तक बात पहुंच सके। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की मईशत के लिए एक ऐसा इदारा है जो अगर ईमानदारी से चलाया जाए तो इसमें इस्लामी कारोबार को बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। अगर इसमें डिविडेंड बेस, प्रॉफिट शेयरिंग बेस ऑप्शन को लेकर प्रमोट किया जाए तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसमें 99% इस वक्त जो फोकस होता है वो शेयर प्राइस बढ़ाने का और उसी में से कमाने का है, और 1% फोकस होता है डिविडेंड बेस, क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है वो डिविडेंड डिक्लेयर करे ना करे, लॉस शो कर दे, प्रॉफिट शो कर दे, यानी कि ऑनेस्टी का एलिमेंट ऑब्वियसली अगर रखा जाएगा तो बहुत से दोस्त पाकिस्तानी, अब बेवा, बुजुर्ग, शहरी, पेंशन, रिटायर्ड लोग, हमारे दोस्त, सब की सब इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीदने में चली जाएगी अगर पॉलिसीज, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज में कर दिए जाएं। एससीसीपी को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या करने हैं? सबसे पहले ये कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेस जो ऑनेस्टी के साथ शेयर किया जाए उसका बेनिफिट हर शेयर होल्डर को पहुंचे, ना कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, वो बेनिफिट उठाती रहे तमाम इक्विटी का, इन्वेस्टमेंट्स का, और जो इन्वेस्टर हो उसको बेनिफिट ना पहुंचे। दूसरी बात, जो सट्टेबाजी, जुएबाजी या कोई प्लान मैनेज्ड डिमांड क्रिएट करके प्राइस बढ़ा दी जा रही है या खुद बढ़ाई जा रही है थ्रू सर्टेन इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स, उसके ऊपर अगर एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट कर दी जाए, एससीसीपी उसमें सपोर्ट करे, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बढ़ जाएगा, स्पेशली वो लोग जो हलाल कमाना चाहते हैं। इस वक्त अगर किसी भी मुफ्ती के पास चले जाएं कि हमें फतवा दे दो कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है उसकी मैनेजमेंट चोरी कर रही है कि नहीं कर रही, उसकी मैनेजमेंट उनके पैसे को मिसयूज कर रही है कि नहीं कर रही, क्या कोई ऐसा एससीसीपी का ऑफिसर, कोई कमिश्नर, कोई एससीसीपी के चेयरमैन ये कह सकता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ABCD जो भी कंपनी है उसकी जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके उसका बेनिफिट एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर को पहुंचा रही है? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑडिटर, कोई एससीसीपी का चेयरमैन या कोई ऑफिसर इस बात की गारंटी दे दे या CEO स्टॉक एक्सचेंज गारंटी दे दे कि बेनिफिट शेयर हो रहे हैं। ये बाय हुक और क्रूक एक ऐसी सिचुएशन है जिसका दाव लगता है वो लगा रहा है। इसलिए इसको भी, इसकी कमाई से भी कमाया हुआ पैसा अगर हम कहें कि हलाल है तो मुश्किल होगा, और अगर हम कहें तो हराम है, कोई गलत बात नहीं है। अगर हम कहें कि ये मुश्ताबिहात, क्या कहते हैं, डाउटफुल है, शकूक व शुबहात वाला इनकम है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब कल मुझसे एक सवाल किया गया नाज़रीन, वो ये था कि ये ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, ये कौन इन्वेस्ट कर रहा है? अंकल सर देखिए, डॉक्यूमेंट्री तौर पर तो प्रूफ नहीं है, लेकिन दो कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। एक चीज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने PDM 1, PDM 2, जब दूसरी केयर टेकर गवर्नमेंट आई, और PDM 2 अब शहबाज शरीफ साहब की, ये तमाम इस पूरी गवर्नमेंट्स में आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कर्ज लिए बैंकों से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 9.8-9% काइबर था उसको 22-23% पर ले जाते हुए बैंकों को अपॉर्चुनिटी दी कि वो 25 से 30% सालाना कमाएं। तो पिछले 3-4 साल
लॉटरी लगी हुई थी बैंकों की कि वो 25 से 30% कमा रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ था वो 46,000, अब तक जो है 47,000 अरब तक चढ़ गया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सूद की मद में जो पैसे दिए, इस साल भी जो बजट किए हैं वो तकरीबन 10,000 अरब रुपए हैं। याद रखिए, पीटीआई गवर्नमेंट 30 अरब रुपए का हाउसिंग फंड लेने के लिए इमरान खान साहब को पापड़ बेलने पड़ गए थे और वो नहीं मिल रहे थे। याद रखिए कि इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, एजुकेशन पे, मेडिकल पे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बजट है वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन सूद पे पैसे देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10,000 अरब रुपए एलोकेट किए। ये 10 के 10,000 अरब कहां जा रहे हैं? वो बैंकों को जा रहे हैं, और बैंकों से एंड ऑफ द डे छोटे इन्वेस्टर्स को जा रहे हैं। बैंकों ने मेजर पोर्शन अपने पास रखा, उसको रखते हुए छोटा पोर्शन अपने डिपॉजिट होल्डर्स को दे दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि अब हम पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस लिहाज से कर्ज की जरूरत नहीं है कि हम कर्ज ज्यादा से ज्यादा बैंकों से लें, क्योंकि हमें आईएमएफ पैकेज के तहत वो जो प्रेशर था लोन वापस करने का, उस सेटलमेंट होते हुए प्रेशर कम हो गया है। इसलिए अब वो बैंकों से उस लिहाज से पैसे नहीं ले रहे, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई। एक दूसरी तरफ बैंकों से लिक्विडिटी बढ़ने के बाद क्या हुआ नाजरीन, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक छोटी सी पॉलिसी अनाउंस कर दी कि जो आपके डिपॉजिट होल्डर्स हैं आप उनको प्रॉफिट कम दे रहे हैं, आप अपने पास प्रॉफिट ज्यादा रख रहे हैं। अब ये बैंकिंग सेक्टर में एक थल्ली जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ज्यादा अनरेस्ट थी कि ये क्या पॉलिसी आ गई कि 75%, एक खबर है कि 75% तक उनको कहा गया कि ग्रॉस प्रॉफिट का बैंकों का उनको जाना चाहिए, जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं फिक्स। अब इसमें क्या हुआ कि मैनेजमेंट्स बैठी, उन्होंने कहा जी हम एक रूल निकाल देते हैं, हम एक तरफ, इसको भी हीला कहते हैं, जो कि आपको पता है कि इस्लामिक बैंकिंग एक सेट ये कह रहा है कि हीला है। तमाम बैंकर्स बैठे सर जोड़ के कि अब हमें करना क्या चाहिए। उन्होंने एक लकूना निकाला, हीला निकाला कि वो जो हमने 75% टारगेट अचीव करना है प्रॉफिट देने का डिपॉजिट होल्डर्स को, उसको हम काउंटर करते हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि वो डिपॉजिट होल्डर जिनसे हमने फिक्स डिपॉजिट में लिया हुआ है पैसा ऑलरेडी, जो 1 अरब से ऊपर है, उसको हम चार्ज करेंगे सर्विस फी 5%। यानी एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन के तहत उन्होंने प्रॉफिट रेट बढ़ा दिया उनका, जो कि सूद रेट है, और दूसरी तरफ प्रॉफिट शेयर बढ़ाने के बाद दूसरी तरफ से उन्होंने 5% फिक्स्ड सर्विस फी के नाम से एक पेनल्टी इंपोज कर दी डिपॉजिट होल्डर्स पे, ताकि बैंकों को कोई नुकसान ना हो। अब क्या ये हीला नहीं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर एक तरफ कह रहा है कि आपने डिपॉजिट होल्डर्स को पैसे देने हैं, तो दूसरी तरफ डिपॉजिट होल्डर को यह कह दिया कि इसके ऊपर 5% पेनल्टी लगा दी जाए। अब ये क्या है? क्योंकि बैंकों के पास इजाजत है, वो कुछ भी बैंक चार्जेस के नाम से चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी सर्विस चार्जेस के नाम से चार्ज कर सकते हैं। वो डिपॉजिटेड होल्डर्स को उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। इसी पॉलिसी को लेते हुए बैंकर्स ने एक रेगुलेशन निकाली, हर बैंक ने निकाले, मिजान है, अल-फलाह है, फैसल है, कि जी हम जो डिपॉजिट होल्डर हैं बड़े वाले 1 अरब से ऊपर, उन तमाम को हम 5% चार्ज करेंगे एनुअल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अरब अगर मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है तो 5 करोड़ रुपया बैंक ने एनुअल मुझसे लेना है। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत मुझे 75% प्रॉफिट देता है बैंक, वो एज्यूम करता हूं कि वो 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ में से 5 करोड़ सर्विस चार्जेस के नाम से बैंक ने वापस ले लिया, अब 5 करोड़ वापस दे दिया। बेसिकली बैंकर्स का जो एक ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, वो वहीं का वहीं रहा। तो स्टेट बैंक की पॉलिसी के ऊपर एक और हीला उन्होंने अडॉप्ट किया, जिससे डिपॉजिट होल्डर को
एक एडिशनल पेनल्टी का सामना करना पड़ गया। अब स्टॉक एक्सचेंज कहां से आई नाज़रीन? स्टॉक एक्सचेंज बीच में यहां से आ गई कि बैंकों के पास अब लिक्विडिटी ज्यादा है, डिपॉजिट होल्डर्स को उन्होंने मार्जिन ज्यादा देने हैं, और दूसरी तरफ डिपॉजिट होल्डर अगर उनके और दूसरी तरफ जो उनके बारोअर्स हैं जिनको एडवांस करना है वो गवर्नमेंट नहीं रही। अब उनको या तो इंडस्ट्री को लोन देना है जो कि रिस्की है, कहते हैं इंडस्ट्री को तो लोन ना दें, उसको छोड़ दें, लेकिन हम स्टॉक एक्सचेंज में जो बैठे हुए दोस्त हैं, वो जो ब्रोकर हैं, जो उनसे लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनको इस तरीके से लेंड करें कि वो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीदें, लैंड खरीदें, लैंड खरीदते हुए उसकी प्राइस डिमांड बढ़ाएं, क्योंकि हर आने वाले दिन में अगर प्राइस बढ़ती रहेगी, बैंक उनको सपोर्ट करते रहेंगे, ये पहिया चलता रहेगा, तो स्टॉक एक्सचेंज इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, और जो प्रॉफिट आता रहेगा ब्रोकर्स को, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, वो प्रॉफिट का शेयर पार्ट एंड पार्सल बैंकर्स को मिलता रहेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेंड करके तो मिलता था 25%, 20%, 30% टू सम एक्सटेंट, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में हमने 2 महीने में जो पहले प्राइस इंडेक्स 80,000 पे था, वो अब पहुंच गया 1 लाख से ऊपर। 20% इंडेक्स इंक्रीज हुआ विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब नाजरीन, अगर इसको परसेंटेज टर्म में देखा जाए कि बेनिफिट कितना हुआ एक इन्वेस्टर को, एक कंपनी को, एक ब्रोकर को, तो वो परसेंटेज टर्म में उसकी अमाउंट उस सूद से ज़्यादा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलता है। तो बैंकर्स एडवांसेस जो इनको जा रहे हैं, उसने लिक्विडिटी बढ़ा दी, वो लिक्विडिटी बढ़ गई तो एक शेयर्स की वैल्यू, किसी भी एक अच्छी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये है वो राज जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बढ़ रहा है। ये ऐसे ही है नाजरीन, जब क्रेडिट क्रंच आना था 2008 से पहले का, उससे 4 साल पहले चले जाएं तो क्रूड ऑयल 28-30 डॉलर पर बैरल था। बैंकों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को लिमिट्स दे दी। एक बैंकर में एक कंपनी एबीसी को लिमिट मिली, उसने 30 बैरल क्रूड ऑयल बुक कर दिया, उसने 31 बैरल पे बेचना है। अब इसी तरह मिस्टर CDEX कंपनी को भी मिल गई लिमिट्स, उसने 31 बैरल पे खरीद लिया। इसी तरह YZ कंपनी को मिल गई, उसने 32 बैरल पे खरीद लिया। इस तरह जिस कंपनी को बैंकिंग लिमिट्स मिलती गई, वो क्रूड ऑयल बिजनेस में आता गया, और हर आने वाले दिन में वो जो 30 बैरल क्रूड ऑयल मिलता था, उसकी प्राइस पहुंच गई 100 बैरल, $100 पर बैरल पे। अब वो प्राइस जो $30 में थी, एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई में जब बैंकों ने लिक्विडिटी बढ़ाई तो वो $100 पर पहुंच गई। तो इसका मतलब यह है कि जब क्रेडिट क्रंच 2008 वाला आया, बैंकिंग लिमिट एलिमिनेट हो गई, तो वो जो आर्टिफिशियल डिमांड थी वो खत्म हो गई। तो एंड ऑफ द डे कंज्यूमर डिमांड पे डॉलर की प्राइस दोबारा एडजस्टमेंट के लिए नीचे आती गई। $30 पर तो नहीं आई, लेकिन 40, 50, $60 तक फिर पहुंच गए। सो पॉइंट ये है नाजरीन, जब बैंकर्स ज्यादा लेंड करेंगे तो मार्केट में डिमांड एक्स्ट्रा आ जाएगी। जो कंज्यूमर नहीं होगा वो डिमांड क्रिएट कर देगा, जो कंज्यूमर नहीं है उसने ऐसी डिमांड क्रिएट कर दी कि जो के दरमियान में इंटरमीडिएट्स की लेयर आ गई, ब्रोकर्स पे ब्रोकर आ गए, बायर्स पे बायर आ गए, और एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को जो पेट्रोल की प्राइस देनी पड़ी वो बहुत ज्यादा थी। आज भी अगर हम अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें, जब लिक्विडिटी बढ़ गई है तो डिमांड इन्वेस्टर्स ने खुद ब खुद बढ़ा दी। जब डिमांड बढ़ गई तो वैल्यू बढ़ गई, जब वैल्यू बढ़ गई तो उसके मुताबिक इंडेक्स बढ़ गया। लेकिन ये उस वक्त तक रहेगा जब तक डिमांड बढ़ाने के वामिल सूदी पैसा स्टॉक एक्सचेंज में घुसा रहेगा।
जिस दिन आर्टिफिशियल डिमांड इन्वेस्टर्स की बजाय कंज्यूमर या कस्टमर या पाकिस्तानियों के हाथ में आएगा, तो उस वक्त जेन्युइन लेजिटिमेट प्राइस, जेन्युइन लेजिटिमेट इंडेक्स होगा। अब देखिए नाज़रीन, जब एक हद तक बैंकों ने लैंडिंग बढ़ाई तो उसके बाद जो क्रेडिट क्रंच आया उसका खमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। तो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स बढ़ रहा है वो उन स्ट्रक्चरल इनकम्प्लीट इनकंसिस्टेंट पॉलिसियों की वजह से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता क्रैश आया तो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ओरिजिनल है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। इसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज, कि हमने वैल्यू तो बढ़ा ली, अगर उसको मेंटेन ना रख पाए तो जो कोलैटरल डैमेज है उसका खमियाजा कौन पे करेगा? वो हम पाकिस्तानी पे करेंगे। अब आखिरी पॉइंट नाज़नी, ब्रेक प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने से पहले नाज़नी, वो ये कि हम पाकिस्तानियों का क्या स्टॉक एक्सचेंज में कोई बेनिफिट है? एक आम आदमी रोड पे चल रहा है, अपना तंदूर लगाया हुआ है, सब्जी फरोश है, या ठेले पे बैठा हुआ है, या दुकानदारी चला रहा है, या छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है, उसको क्या फ़ायदा इसका स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के बढ़ने का? इसका नो डाउट वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, जो मेजॉरिटी शेयर्स उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, उनको तो बेनिफिट है ही है, क्योंकि उनके जो शेयर मेजॉरिटी हैं वो उनकी वैल्यू घर बैठे बैठे बढ़ रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है। इस पूरे सिस्टम दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। और बैंकर्स तो हैं ही हैं, ब्रोकर्स तो हैं ही हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज तो हैं ही हैं, तो वो भी बेनिफिट। लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें जो कंज्यूमर को, पाकिस्तानी को प्राइस पे करनी पड़ती है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। मसलन अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो वो 1 रुपया प्रॉफिट कमा के डिविडेंड दे के बड़ा खुश है, 10% दे दिया, या 2 रुपए दे के खुश था कि 20% दे दिया। अब नुकसान की बात यह है कि वो प्राइस जो 10 रुपए का शेयर था अब 100 रुपए का हो गया। अब 100 रुपए का शेयर हो गया तो इसका 20% कमाने के लिए 20 रुपए का डिविडेंड देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। तो जब कंपनी को 20 रुपए का डिविडेंड देना तो उसने अपनी प्राइस भी डबल ट्रिपल करनी है। पहले उसी शेयर पे जो कंज्यूमर से, पाकिस्तानियों से जो प्रॉफिट लिया जा रहा था वो 1 से 2 रुपए था, अब 2 रुपए की बजाय 20 रुपए प्रॉफिट कमाया जाएगा, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको रिटर्न दिया जा सके, उसको डिविडेंड दिया जा सके। ये वो नुकसान है जो हम पाकिस्तानियों को पे कर रहे हैं। नाजरीन, पहले 10 रुपए के शेयर पे 1 से 2 रुपए प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन थी इन्वेस्टर की। अब जब मार्केट वैल्यू उस शेयर की 100 रुपए हो गई तो 10 रुपए से 20 रुपए तक का प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, जो कि पाकिस्तानियों की जेब से निकलेगा। तो हम पाकिस्तानियों को इंडेक्स बढ़ने का नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि अब हमें इन 100 कंपनियों को जिनकी प्राइस बढ़ रही है, अगर वो यूरिया बेच रही हैं, अगर वो ऑयल बेच रही हैं, अगर वो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बेच रही हैं जिसका कंज्यूमर पाकिस्तानी है, तो उसको तैयार रहना चाहिए कि उसके लिए एक और अजाब ये है कि उसको अब महंगी चीज खरीदनी पड़ेगी। वो जो चाय की पत्ती 700 रुपए की थी वो 900 रुपए की खरीदनी पड़ेगी। वो जो एवरीडे का दूध का पैकेट या व्हाइटनर का पैकेट जो 800 रुपए का था वो अब 1200 का, 1800 का खरीदना पड़ेगा। नाजरीन, बड़े अफसोस की बात है कि SECP इन पॉलिसीज में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तानियों के बेनिफिट के लिए कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ले आया जाए जिसमें कि आम पाकिस्तानी को बेनिफिट हो। ये 1 लाख का इंडेक्स अबूर कर लिया, लेकिन इसकी प्राइस हम पाकिस्तानियों को पे करनी पड़ेगी उन 100 कंपनियों की प्रोडक्ट्स जो उन्होंने लॉन्च की हुई है पाकिस्तानी मार्केट में, उसको ज्यादा प्राइस देके। आप लिस्ट निकाल लें इन 100 कंपनियों की और इन 100 कंपनियों की प्रोडक्ट की, कि आज से साल पहले ये प्रोडक्ट कितने की बिकती थी, आज कितने की बिकेगी, और आज के साल बाद कितने की बिकेगी। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम पाकिस्तानियों को अच्छे रहनुमा अता फरमाए। जो हमारे ऊपर रहनुमा हैं
हमें तौफीक अल्लाह हमें दे कि हम अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें, पाकिस्तानियों के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म क्रिएट कर सकें, ताकि इस इकोनॉमिक सिस्टम का बेनिफिशरी पाकिस्तानी हो सके। जिस दिन इस सिस्टम का बेनिफिशरी पाकिस्तानी होगा, अगर वो 10 लाख रुपए कमाएगा साल के और उसको पता है अगले साल 10 लाख भी कमाऊंगा, तो 5 लाख टैक्स दे के वो खुश रहेगा। नाजरीन, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।